ये है इको पार्क का मैप, जिसमें गेट नंबर 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट में हैं। तो बेहतर होगा कि आप गेट नंबर 1 या गेट नंबर 5 से एंट्री करें। जैसा कि ये गेट नंबर 5 है, यहाँ से एंट्री करेंगे आप, तो एंट्री करने के बाद पूरा पार्क घूम करके फिर गेट नंबर 1 से निकल जाएंगे। या अगर आप गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे तो यहाँ के आकर के गेट नंबर 5 से वापस निकल जाएंगे। अगर इसके अलावा 2, 3, 4 से एंट्री करते हैं तो आपको घूमने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि आप बीच से एंट्री कर रहे हैं। इसीलिए आप गेट नंबर 1 या फिर ये देखिए गेट नंबर 1 है ये, या फिर गेट नंबर 5 से ही एंट्री करें। और जैसा कि मैप मैंने आपको दिखला दिया है कि किस तरह से मैप है और किस तरह से कहाँ पे घूमना है, ये आपको वीडियो के अंदर में पूरा देखने को मिलेगा। तो 7 वंडर का टिकट काउंटर 7 वंडर के गेट के सामने नहीं, बल्कि उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ है इसका टिकट काउंटर। टिकट हमने ले ली है और यहाँ से एंट्री करेंगे।
इको पार्क का एंट्री फीस 30 रुपया है और 7 वंडर का एंट्री फीस भी 30 रुपया ही है। और उसी के अंदर में 7 अजूबा है जिसमें से ताजमहल भी एक है। 7 वंडर इको पार्क में गेट नंबर 5 के सबसे करीब है। अगर आप वहां से एंट्री करेंगे तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे 7 वंडर के पास। ये ताजमहल आगरा के ताजमहल का कॉपी है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मुगलिया सल्तनत के 5वें बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, जिसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। ताजमहल के स्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ था 1631 में, जो कि पूरा हुआ 1648 में। इसके पूरा होने के बाद भी लगभग में 5 साल तक और भी इंटीरियर, नक्काशी और दूसरे काम जारी रहे। तो पूरी तरह से 1653 में ताजमहल बनकर के कंप्लीट हो गया और इसमें पूरा 22 साल का वक्त लगा, जिसमें लगभग 20,000 वर्करों ने दिन रात मेहनत किए। ताजमहल का पूरा हाइट है 55 मीटर और उसके ऊपर जो मेन गुंबद है उस गुंबद का डायमीटर है 18 मीटर का, जबकि उस गुंबद के ऊपर में जो कलश रखा हुआ है वो कलश 19वीं शताब्दी तक सोने का था, जिसको अंग्रेजों ने उखाड़ करके वहां पे कांसे या पित्तल का कलश लगा दिया। ताजमहल एक मकबरा है और इसके अंदर 2 कब्र है, जिसमें से बड़ी कब्र शाहजहां की है और जो छोटी है वो उसकी दूसरी वाइफ मुमताज महल की है। इसी मुमताज महल के नाम पर इसका नाम ताजमहल रखा गया और इसी वाइफ के याद में ताजमहल को बनाया गया था। पहले मुमताज का कब्र बुरहानपुर में था, बाद में उसे वहां से निकाल करके और गंगा के किनारे इस जगह पे ला करके दफन किया गया और वहीं पे ताजमहल बनाया गया। बाद में जब शाहजहां का मौत हुआ तो उसको डायरेक्ट ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया। इसका ओरिजिनल कब्र उसके तहखाना में है और उसके ऊपर ही इस कब्र को बनाया गया है दिखावे के तौर पर। ताजमहल कई मजहबों और कई तहजीबों के मेल जोल का एक संगम है, जो कि आपको इसमें झलकेगा। आप देखेंगे कि इसके दीवारों पर, इसके गेट पे कुरान की आयतें बहुत खूबसूरती से नक्श किया गया है। ईरान के खतीब अमानत खान के जेर असर इस आयतों की नक्काशी को अंजाम दिया गया है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है, देखने वाले दंग रह जाते हैं। ये तो बात हो गई उस ओरिजिनल ताजमहल की, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के आर्टिस्ट भी कम नहीं हैं, जो कि उसी का डुप्लीकेट ताजमहल बना करके सेम टू सेम आयत को नक्काशी करने में जरा सा भी कसर नहीं छोड़ा। और आज की सदी में कोलकाता जैसे शहर में सेम टू सेम ताजमहल का कॉपी बना देना कोई आसान बात बिल्कुल नहीं है। ओरिजिनल ताजमहल में मीनार का हाइट 42 मीटर है, जिसको मकबरे से बाहर की तरफ झुका करके बनाया गया है, ताकि कभी अगर जलजला भूकंप में मीनार गिरे भी तो मकबरे के ऊपर ना गिर करके बाहर की तरफ में गिरे। यहाँ पर भी जो कोलकाता में बनाया गया, इस बात का ख्याल रखा गया है कि मीनार को बाहर की तरफ ही हल्का झुका करके बनाया गया है। अगर आप इस पे नोट करेंगे तो ये बात आपको मालूम चलेगा। ओरिजिनल ताजमहल में जिस सफ़ेद और सुर्ख मार्बल का इस्तेमाल किया गया था, उसका इस्तेमाल इसमें तो नहीं किया गया है, लेकिन आपको देखने में ताजमहल के जैसा ही फील करवाएगा, मानो आप कोलकाता में नहीं आगरा में हैं। इस ताजमहल के सामने में भी एक गार्डन बनाया गया है, जिसमें फव्वारा भी लगा हुआ है, जो कि शाम में चालू होता है, ये दोपहर या दिन में चालू नहीं रहेगा। इस ताजमहल का व्यू अलग अलग एंगल से अलग अलग तरह का आपको दिखाई देगा। ड्रोन शॉट में कुछ और दिखाई देगा, चाइना वॉल से कुछ और दिखाई देगा, पीछे की तरफ से कुछ और सामने की तरफ से कुछ और दिखाई देगा। ये व्यू चाइना वॉल की तरफ से है, कुछ देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। इसी तरह से अलग अलग जगह से आप देखेंगे जो 7 वंडर का एरिया है, तो अलग अलग व्यू आपको दिखलाई देगा। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये ड्रोन व्यू है। अब मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखलाता हूँ, जहाँ पे फव्वारे वाला गार्डन है। ये आप देखिए, ये फव्वारा वाला गार्डन है जो कि सिर्फ शाम में चालू होता है। इको पार्क का एफिल टावर,
जिसे फ्रांस में कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, किसने बनाया, कितना पैसा खर्च लगा और इसका नाम एफिल टावर क्यों पड़ा, इन सब के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। इको पार्क एफिल टावर जो इको पार्क के गेट नंबर 1 पर मौजूद है, इसमें 2 फ्लोर बनाया गया है। उस फ्लोर पे चढ़ने के लिए लिफ्ट भी बनाया गया है, जिसके लिए आपको 20 रुपये का टिकट अलग से लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लिफ्ट की मदद से उस पर चढ़ करके इको पार्क का नज़ारा देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एफिल टावर दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसको फ्रांस के पेरिस शहर में बनाया गया है। इस टावर को बनवाने वाले का नाम था गुस्ताव, जिसने इसे 1887 में स्टार्ट किया बनाना और 1889 में बनकर तैयार हो गया। 2 साल 2 माह 5 दिन के अंदर में इस टावर को बना लिया गया। पेरिस के एफिल टावर का हाइट 300 फीट है, जबकि उसका वजन 10,100 टन है। इस टावर में 3 फ्लोर बनाया गया है, जिसमें सीढ़ी और लिफ्ट की मदद से आसानी से ऊपर चढ़ा जा सकता है और इसको डेकोरेट करने के लिए लगभग 2000 लाइट लगाया गया है, जिससे रात में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। एफिल टावर का बना हुआ 3 फ्लोर, जो सबसे निचला फ्लोर है वो 190 फीट की ऊंचाई पे, दूसरा 376 और तीसरा जो सबसे ऊंचा है वो है 900 फीट की ऊंचाई पे। चूँकि एफिल टावर 19वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ था, तो उस वक्त $15 लाख खर्च में आया था और इसका खर्च फ्रेंच गवर्नमेंट ने उस वक्त में भरा था। ये एफिल टावर पेरिस में सिर्फ 20 साल के लिए बनाया गया था, बाद में उसे वहाँ से हटा देना था। लेकिन चूँकि उसमें टीवी ब्रॉडकास्ट और रेडियो सिग्नल लगाया गया और वो सिग्नल काफ़ी हेल्पफुल रहा फ्रांस के लिए, इसीलिए उस टावर को हमेशा के लिए वही रहने दिया गया, कभी भी हटाया नहीं गया। और अब सबसे अहम बात ये कि एफिल टावर का नाम एफिल टावर क्यों पड़ा, जबकि इसको तो बनवाया था गुस्तावा ने। तो इसका जवाब ये है कि इसको बनवाया तो था गुस्तावा ने, लेकिन इस टावर को बनाया था एफिल नाम का कंपनी, इसीलिए इस टावर का नाम एफिल टावर रखा गया। चूँकि एफिल टावर का हाइट 300 मीटर है, मतलब 984 फीट। ये जिस वक्त बना था, इससे ऊंची इमारत और कोई नहीं थी। उस वक्त दुनिया में सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज़ एफिल टावर के पास ही था। लेकिन 1930 में एफिल टावर के बनने के 41 साल के बाद अमेरिका ने क्रिसलर नामक बिल्डिंग बना करके ये एजाज़ एफिल टावर से छीन लिया और उस वक्त का सबसे ऊंचा बिल्डिंग क्रिसलर बिल्डिंग ही हो गया। एफिल टावर को किसी कॉस्टली मेटल से नहीं बल्कि आयरन से बनाया गया है। तो अब आपके दिल में पहला ख्याल आएगा कि अब तक में तो इसमें जंग लग जाना चाहिए, क्योंकि आयरन में तो बहुत जल्दी जंग लग जाता है। तो इसका जवाब ये है कि उस वक्त आयरन में से कार्बन को निकाल दिया गया था और केमिकल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके उस लोहे को कुछ इस तरह से पेंट किया गया ताकि उसमें कभी जंग नहीं लग पाए। और वैसे भी एफिल टावर को लगभग हर 7 साल के बाद दोबारा रीपेंट कर दिया जाता है। यही वजह है कि आज तक एफिल टावर में कभी भी जंग नहीं लगा। इको पार्क का ये पार्क उभरे हुए मूर्तियों के चित्र से बनाया गया है, जिसमें वेस्ट बंगाल के संस्कृति और इतिहास को दिखलाने की कोशिश की गई है। स्कल्पचर गार्डन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल का ये एंट्री गेट है। यहाँ से लोग इसके अंदर एंट्री करते हैं और ये जो आप देख रहे हैं यही वो मूर्ति है जो उभरे हुए चित्र में दीवारों पर बनाया गया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा है। और इसमें एक बड़ा पार्क है। इसी पार्क के वॉल पे इस चित्र को बनाया गया है। इस पार्क में जगह जगह पे अलग अलग छोटी और बड़ी मूर्ति को रखा गया है और इसका खास बात भी
यही है इस पार्क को बनाने का खास मकसद यही है कि मूर्तियों के द्वारा इस वेस्ट बंगाल की संस्कृति और यहाँ के इतिहास को दिखलाया जाए। यहाँ पे मैक का भी कुछ इंतज़ाम किया गया है, जिस मैक में हिस्ट्री को बोल करके लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ का ये हिस्ट्री और ये कल्चर है। यहाँ पे कुछ चेयर वगैरह भी लगाया गया है ताकि लोग आसानी से बैठ करके और सारी बातों को सुने, समझे और पार्क को देखें। लेकिन अगर आप धूप में दोपहर में यहाँ पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि हर जगह पे धूप होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। लेकिन अगर आप ठंड के मौसम में आते हैं तब यहाँ पे आपको धूप में बैठने का एक अलग ही आनंद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा खुला हुआ धूप होता है और हर चेयर पे आपको लगभग में धूप मिल जाएगा। जबकि गर्मी के टाइम में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे शाम के टाइम में, अगर आप शाम के टाइम में आएंगे तो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। ये गार्डन इको पार्क में गेट नंबर 2 के पास तालाब के साइड से ही बनाया गया है। इसके दीवारों पर बनाए गए चित्र देखने को मिलेंगे और साथ में बॉक्स लगा होता है, जिस बॉक्स की मदद से आपको वहाँ का जो संस्कृति है, जो इतिहास है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बतलाया जाएगा, जो एज ए साउंड आपको सुनने को मिलेगा। तो आप कहीं पर भी बैठ करके, बहुत सारा चेयर है या फिर वॉल है, जैसा कि आप देख सकते हैं लड़के लोग बैठ करके है, कहीं पे बैठ करके आप आराम से उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बतलाया कि अगर गर्मी के मौसम में दोपहर में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ झेलना पड़ेगा और आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। और अगर आप शाम में जाएंगे 3-4 बजे के बाद तो फिर आपको ठीक ठाक लगेगा और बैठने का एक अलग ही आनंद लगेगा। और ये पार्क बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इको पार्क के इस पार्क में जो वेस्ट बंगाल के इतिहास के बड़े और उम्दा लोग हैं उनके अच्छे खासे तस्वीर लगाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर सिर्फ एक वॉल पे नहीं, लगभग में बहुत सारे वॉल पे लगाए गए हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन एज ए साउंड सिस्टम दिया जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर पार्क है बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए। चूँकि अगर आप इको पार्क घूमते घूमते थक जाते हैं तो यहाँ पे आइए, बैठिए, खाइए, पीजिए, जो भी करना है रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वही छाँ होने के बाद, धूप में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो यहाँ पे आकर के ब्लॉग भी बना सकते हैं, या फिर अपने सिर्फ मोबाइल के मदद से किसी भी चीज़ का, जैसे डांसिंग हो या फिर कोई कॉमेडी हो या फिर कोई दूसरा चीज़ हो, उसका शूटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए भी ये बहुत बेहतर जगह है। और फिर काम ख़त्म करने के बाद रेस्ट भी कर सकते हैं। रेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि कितना बेहतर इंतजाम है, कितना सारा यहाँ पे चेयर लगाया गया है और शाम के टाइम पे यहाँ पे फाउंटेन भी चलता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑन कर दे। सबसे पहले नंबर पे आता है साइकिलिंग। एक बड़ी सी साइकिल होती है जिस पे 2 आदमी को बैठने का परमिशन होता है। इसका चार्ज आपको आधा घंटा के लिए 500 रुपये लेगा, लेकिन जब आप साइकिल को वापस करेंगे तो वो आपको 350 रुपया वापस कर देगा। मतलब ये कि सिर्फ 150 रुपया आपसे चार्ज करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 2 आदमी के लिए 75 रुपया करके ही पड़ा। लेकिन इसमें कंडीशन ये होता है कि आपको उसके साइकिल को तोड़ फोड़ नहीं करना है। अगर आप तोड़ फोड़ कर देंगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी वो कर सकता है और जो पैसा आपसे एडवांस लेता है उसमें से वो काट भी सकता है। तो टाइम पे ला के दे देंगे, 5 मिनट ओवर भी देता है, एक्स्ट्रा भी दे देता है। तो टाइम पे ला के देंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बचा हुआ पैसा जो आपका रहेगा 350 रुपया, वो आपको आसानी से रिफंडेबल कर दिया जाएगा बिना कोई होल हुज्जत के। और अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपसे आपका पैसा काटा भी जा सकता है। तो चलिए, जो सेकंड नंबर पे है वो है कार्ट, जो एक छोटा सा जिप्सी टाइप का होता है, ऑटो टाइप का। ये है बैटरी से चलने वाला इको फ्रेंडली कार्ट। एक छोटा सा जिप्सी टाइप का है जो कम साउंड करके चलता है, लेकिन इसमें आपको 1 घंटा सवारी के लिए 2000 रुपया चार्ज किया जाएगा, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ 7 मेंबर मतलब टोटल 7 आदमी बैठ सकते हैं।
अगर आप बिना थके हुए इको पार्क घूमना चाहते हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपको चलने में प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बेस्ट है। इको पार्क में साइकिलिंग करने का मज़ा लड़के किस तरह से लेते हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से अपने हैंड को छोड़ करके और साइकिलिंग कर रहा है ये लड़का और मज़े ले रहा है। इको पार्क के कुछ अच्छे व्यू पॉइंट हैं जो मैंने लिए हैं, जैसे यहाँ पे आप बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत जगह है। इसके अलावा और भी कई है, लेकिन मैं आपको 7 वंडर में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक 7 वंडर का जो वॉल ऑफ चाइना के ऊपर से लिया गया फ़ोटो है। बारिश में उस वॉल पे पानी था, उसी वहीं से इस ब्लॉगिंग को किया गया, वीडियो को लिया गया है, इसीलिए ये इतना खूबसूरत वीडियो दिख रहा है। ये है वाटर ATM। 2 रुपये का कॉइन डालेंगे तो 1 बोतल यहाँ से पानी आपको मिल जाएगा। बाकी किसी भी जगह पे फ्री पानी का इंतजाम नहीं है। और अब आइए सबसे मज़ेदार पार्क इको पार्क का, ये है वाटर स्नो पार्क। इसमें ख़ास बात ये है कि तपती धूप में चाहे गर्मी जितना भी हो, इस पार्क में जब आप आएंगे तो आपको गर्मी का एहसास जरा सा भी नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरे पार्क में स्ट्रीट लाइट की तरह घना करके वाटर स्नो गिराया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे में पानी बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये स्नो जब स्नो के रूप में पूरे पार्क में गिरता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक ठंड सा पैदा हो जाता है। ये वीडियो लगभग में 1 से 2 बजे के करीब का है, जिस टाइम में बहुत ज़्यादा चिलचिलाता धूप था और बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी था। लेकिन जब मैं इस पार्क के अंदर में आया तो एक अलग सा ही ठंड फील हुआ, एक बहुत ही बेहतरीन। जहाँ पे 30 डिग्री का टेम्परेचर बाहर का था, वहीं इस पार्क में आने के बाद यहाँ का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री का था। और जैसा कि आप देख सकते हैं ज़मीन पे किस तरह से पानी गिरा हुआ है। असल में ये स्नोफॉल होकर के ऊपर से पानी जो गिरता है ना, ये वही पानी है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन पार्क है। इस पार्क के साइड में टेबल भी बनाया गया है और बीच में जो आप देख सकते हैं ये भी बैठने के लिए टेबल बनाया गया है। इसमें बैठ सकता है लोग। साइड में ग्रीन कलर का टेबल बनाया हुआ है, उस पर भी लोग बैठ सकता है और बैठ करके एंजॉय कर सकता है। इसका मज़ा शाम के टाइम में कुछ और ही बढ़ जाता है, क्योंकि शाम के टाइम में ऑलरेडी टेम्परेचर घट जाता है। उसके बाद जब स्नोफॉल होता है तो कुछ और ही टेम्परेचर गिरा करके आपको ठंड फील होगा। मतलब ये कि अगर शाम के टाइम का टेम्परेचर ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर हो 25 से 26 डिग्री, तो इस पार्क में आने के बाद यहाँ का टेम्परेचर आपको 19, 20 या 21 डिग्री आपको मिलेगा। एक और ही अलग तरह का मज़ा आने लगेगा शाम के टाइम में। अगर यहाँ पे आप साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग करने का तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि स्नोफॉल के बीच में साइकिलिंग करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, ठंडे के मौसम में थोड़ा तकलीफ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि स्नोफॉल होगा तो उससे आपको दिक्कत हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। इको पार्क का वाटर बॉल, जिसे आप ज़मीन में भी यूज़ कर सकते हैं और पानी में भी, जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका कीमत सिर्फ 150 रुपये है। मतलब 150 रुपये में आप इस वाटर बॉल को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल ऑल आइकन को ऑन जरूर कर लें और बने रहे हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। इसका नाम है वाटर रोलिंग, और इसे ही वाटर रोलिंग बॉल भी कहा जाता है। इसे पानी के अंदर भी और बाहर भी यूज किया जा सकता है। इसका फीस है मात्र 150 रुपये। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर में बच्चा लोग और कुछ थोड़ा सा बड़ा लड़का भी इसके अंदर जा सकता है। इसके कपड़े वाले भाग को खोल करके उसके अंदर में उसको एंट्री कर दिया जाता है और फिर उसे पानी में छोड़ दिया जाता है। ये पानी में लगभग 30-40 फीट तक अंदर जाने का कैपेसिटी रखता है और उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें रस्सी बांधा होता है। एक बार में इस बॉल के अंदर में 2 से 3 लोगों को अलाउ किया जाता है। और जैसा कि हमने आपको बतलाया कि इसका फीस 150 रुपया है, तो 150 रुपया में पर हेड 10 मिनट के लिए आपको टाइमिंग मिलता है। लेकिन इसमें लगभग में 15 मिनट में भी लोग एंजॉय करते हैं, उसके बाद निकलता है।
अब सवाल ये आता है कि ये कितना सेफ है, क्या ये पानी में डूब सकता है किसी वजह से? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये पानी में डूब ही नहीं सकता है। अगर कोई चीज़ से इसे काट भी दिया जाए तब भी ये डूबेगा नहीं। इसको डूबने में काफ़ी वक्त लगेगा, इतना देर में आसानी से इसके अंदर मौजूद लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब दूसरे तरफ उसी वाटर रोलर बॉल को जमीन पर मतलब खुश्की के रास्ते पर चलाया जा रहा है। इसका एक अलग ही मज़ा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक आदमी खड़ा है और उसको चला रहा है। तो ये जो रोलर है ये पानी वाले रोलर से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा हल्का भी। मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ इको पार्क में मौजूद जैपनीज फॉरेस्ट के बारे में। ये एक बेहद ही खूबसूरत फॉरेस्ट है, हरा भरा है, झील और तालाबों से लैस है जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है। और इसमें कुछ लड़के और लड़कियां जैपनीज वेशभूषा में मौजूद होंगे जिसे देखने का एक अलग ही रोमांच होगा। इसके दरवाजे पे कुछ खास चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑन ज़रूर कर दें। इको पार्क का मज़ेदार ट्रेन है ये और इसका फीस है मात्र 30 रुपया। पार्क के सामने ये शेर रखा हुआ है और ये शेर ताकत, मजबूती और हिफाजत का सिंबल माना जाता है जापानीज़ के लिए। जापानीज़ का ये फॉरेस्ट पार्क पहले चार्जेबल था लेकिन अब इसे फ्री कर दिया गया है। अब इसके अंदर जाने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ये इसका मेन दरवाज़ा है, यहीं से करते हैं एंट्री। जैसे ही आप पार्क के अंदर एंट्री करेंगे बुद्धो देव का एक बड़ा सा लाल कलर का मूर्ति आपको दिखलाई देगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो कुछ लड़के और लड़कियां अपने आप को जापानीज वेशभूषा में ढाल कर रखती हैं। शायद ये उसी पार्क का कुछ हिस्सा हो क्योंकि ये लड़के और लड़कियां कहीं बाहरी नहीं होती हैं बल्कि वेस्ट बंगाल के ही होते हैं। तो शायद उसे हायर किया जाता हो या फिर वो उसका हिस्सा ऐसा ही बनने के लिए आ जाते हों। अब सबसे सुंदर नज़ारा वाला ये पॉन्ड और ब्रिज जो देख करके आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। इस पे अक्सर कई चीज़ों की शूटिंग्स वगैरह होती रहती है क्योंकि इसका सीन ही इतना ज़्यादा बेहतर है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से घुमावदार तालाब है, चारों तरफ हरियाली है और ऊपर नीला आसमां एक अलग ही मनमोहक तस्वीर दिखलाती है। अब इसके आगे एक घर बनाया गया है जो जापानीज कल्चर को ध्यान में रख करके बनाया गया है, जिसमें सुनहरे कलर का जानवर का फेस दीवारों पर लटकाया गया है और छोटी छोटी मूर्तियां नीचे में रखी हुई है दीवार के साइड में। अब देख सकते हैं गार्डन के बीच में रास्ता है और साइड साइड में पार्क के टाइप का बना हुआ है जिसमें लोग आसानी से बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आप कभी इको पार्क जाएं तो इस फ्री जापानीज फॉरेस्ट पार्क में ज़रूर जाए। यहाँ जाने के बाद आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होगा लेकिन आपको एक अलग और अनोखा आनंद जरूर मिलेगा। इंडिया का दुबई इको पार्क ये दिन में तो बहुत खूबसूरत और हरा भरा तो दिखता ही है लेकिन रात में इसके खूबसूरती में चार चांद लग जाता है जब इसके फाउंटेन, तालाब के फाउंटेन या और कोई दूसरे फाउंटेन में कलरफुल लाइट जलता है। लाइट से लैस स्टीमर तालाब में चलाया जाता है तो इसका नज़ारा देखने लायक होता है। तालाब में जो डांसिंग फाउंटेन होता है उसे देख करके आपको दुबई का याद ताज़ा हो जाएगा। अगर आप दुबई नहीं जाना चाहते हैं तो रात में इको पार्क जाएं और दुबई का मज़ा ले सकते हैं। ये जो आप स्टीमर देख रहे हैं ये दुबई पाम जुमेरा का तो बिल्कुल ही नहीं है। ये इंडिया के कोलकाता शहर के इको पार्क का वीडियो है जो रात में लाइट जलाकर पानी में चल रहा है। वैसे भी रात होने के बाद इको पार्क में फुल्ली लाइट जला दिया जाता है
और जब लाइट जला दिया जाता है तो उसमें का हर एक चीज़ बदल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तालाब भी दिन के मुताबिक बहुत ही अनोखा और बेहतर दिखाई दे रहा है। तालाब के अंदर जो फाउंटेन देख रहे हैं आप, इस फाउंटेन का एक अलग ही लुक है, क्योंकि फाउंटेन डांसिंग कर रहा है प्लस उसमें लाइटिंग भी है, तो ये किसी दुबई से कम नहीं है। दिन के टाइम में बहुत सारे फाउंटेन नहीं चलता है, और जो फाउंटेन चलता है वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दिन में जो फाउंटेन चलता है उसका लुक अलग ही होता है, लेकिन जब रात में उसी फाउंटेन को चलाया जाता है तो एक मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। और उसी फाउंटेन को जब आप शाम के वक्त में देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। शाम के टाइम में भी फाउंटेन के पास में खड़ा रहना, उसे देखना, उसके सामने घूमना फिरना एक अलग ही मज़ा देता है। इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दोपहर 2 से 2:30 के बीच का वीडियो है, जिसमें काफ़ी तेज़ धूप होता है। और जाहिर सी बात है कि धूप में जब इतना तपिश होगा, गर्मी होगा, तो फिर घूमना फिरना अलग जगह है, कहीं पे भी खड़ा रहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ दिखलाने के लिए इस वीडियो को शूट करके आपको दिखला रहा हूँ कि दिन में कैसा वीडियो दिखता है। लेकिन जब आप इसी फाउंटेन को रात में देखेंगे तो काफ़ी सुंदर, आकर्षित और मनमोहक दिखाई देगा, कुछ इस तरह का जो आप देख रहे हैं। और सिर्फ यही फाउंटेन क्या है, इसके अलावा इको पार्क के बड़े वाले तालाब में पूरा फाउंटेन भरा हुआ है, जो सब रात में ही चलाया जाता है। और उसमें सोने पे सुहागा ये कि उसमें लाइटिंग का एक ख़ास व्यवस्था किया गया है। लाइटिंग के ऊपर में जब डांस करते हुए फाउंटेन चलता है तो एक बेहतरीन नज़ारा दिखाई देता है, जैसे मानो कि ये भारत नहीं किसी और मुल्क का दृश्य हो, किसी और मुल्क का पार्क हो। जैसे कि दुनिया में सबसे बेस्ट पार्क दुबई का है पाम जुमेरा, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का या इससे बेहतर झलक दिखाई देता है। अब अपने ही देश में मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ 30 रुपया टिकट दे करके इतना सुंदर, आकर्षक और मनमोहक नज़ारा देखने को मिले तो भला कौन जाने से रुक सकता है। सभी लोग जाकर के एक ना एक बार एंजॉय जरूर करेगा। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक तरह का फाउंटेन स्क्रीन है। इस पे कुछ चार्ज दे करके इंसान कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हो रहा है। ये उसी तरह का है जैसे बुर्ज खलीफा के बिल्डिंग पर डिस्प्ले किया जाता है।